The topic name is stoichiometric calculation. ठीक है, सो stoichiometric calculation क्या होती है? सो बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास कोई केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, सो स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बैकग्राउंड बना लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में हमें क्या करना होता है? लेट से हमें अमाउंट निकालना होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि Sir, प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा। sir, what is the meaning of stoichiometric metric? आई विल टेल यू। ठीक है, वेट वेट फॉर अ मोमेंट। स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहाँ पर यूज होगा? केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग। उसके बाद में वो करता क्या है? सो स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इज अ मेथड व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू टू कैलकुलेट अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कुछ अननोन क्वांटिटीज होंगी, प्रोडक्ट की कुछ अननोन क्वांटिटीज होंगी, वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट है, इसका मतलब वेरिएबल हो सकता है। अमाउंट में भी आपको मोल पूछेगा, में भी आपको वेट पूछेगा। ठीक है, और में भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल भी पूछ सकता है। ठीक है, सो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज। अब देखो, मोल है वो हम लर्न करके आ चुके हैं, वेट का हमें आइडिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा के आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो ये यहाँ पे यूज होगा। नाउ व्हाट इज स्टाइकियोमेट्रिक और स्टाइकियोमेट्रिक? सो बेसिकली सपोज यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस लेट्स से 4x प्लस सम लेट्स से 9 आई एम पुटिंग ओवर हियर। सो यहाँ पे आपके पास में वेरिएबल है ये वाली चीज। ठीक है, और ये वाली चीज। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, 2, इनको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, सो ये तो ऐसे मैंने लिखा है, इसको हटा देते हैं। सपोज एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, N2 plus 3H2 gives 2H3। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? आप चेक करके देखेंगे, यस दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नाउ व्हाट आर द कोफिशिएंट्स? ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, और इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 होगा। ठीक है, सो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, so stoichiometric coefficients are the coefficients of either reactant or product in the balanced chemical equation. So you have a balanced chemical equation, उसके जो coefficients है product के और reactants के, वो जो coefficients है उनको हम लोग बोल रहे हैं stoichiometric coefficients, and all the calculation based on the unitary method। ठीक है, तो generally calculation based on coefficients, or I would say stoichiometric coefficient,
को हम लोग क्या कहेंगे, वो हम लोग कहेंगे स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, सो कैलकुलेशन वाज बेस्ड ऑन व्हाट स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट आइडिया वी कैन हैव। सो स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करना है। जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हैं तो प्राइस, आपको एक पेन आपको खरीदना है, यू वांट टू परचेज वन पेन, तो आप दुकानदार को पूछते हैं तो आपको वो बोलेगा कि प्राइस ऑफ वन पेन इज लेट्स से 3 रुपीज 2 रुपीज। ठीक है, डिपेंड करता है आप किस टाइप की पेन को परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको वो प्राइस मैकेनिज्म पता होता है कि इसका इतना प्राइस है, तो इस हिसाब से हमें 10 पेन खरीदने, 15 पेन खरीदने। So what we are doing over there, we are applying unitary method to calculate overall cost. यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि the price mechanism is governed by whom? So stoichiometric coefficients is actually responsible for the same. So stoichiometric coefficient आपको देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। ठीक है, ओके। सो एक एग्जांपल, यही जो इक्वेशन लिखा है उसी एग्जांपल को मैं आगे लेके चल रहा हूँ और कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, सपोज यू हैव N2 एंड CH2। हमेशा याद रखना रिएक्शन को आपको बैलेंस ही रखना है, एंड गिव्स टू NH3। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देख के मैं है ना 3 बातें लिख सकता हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर वन ये लिख सकता हूँ कि 1 मोल नाइट्रोजन, ये मैंने कहाँ से लिखा, तो इसकी कोफिशिएंट को देख के लिखा है। 1 मोल नाइट्रोजन गिव्स, ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मोल अमोनिया। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, प्राइस या रिलेशन एस्टैब्लिश किया थ्रू स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के हमने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया कि 1 मोल नाइट्रोजन से आपको 2 मोल अमोनिया मिलेगा। ठीक है, दूसरा रिलेशन हमारा होगा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, gives 2 मोल NH3, 2 mole of NH3। So what is the meaning of this? हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास 3 मोल होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग अमोनिया का जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा, 2 मोल होगा। 2 मोल ऑफ अमोनिया will produce। So this is a second statement और second relation। अब एक रिलेशन और बनेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 बनते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं इनको इस तरह से एज्यूम कर लूँ, ये A है, दिस इज B है और ये C है। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी होगी, A को B के साथ भी हम रिलेट कर सकते हैं, A को C के साथ रिलेट कर सकते हैं और B को C के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो we will be having 3 different relations। ठीक है, तो अब मेरे पास जो थर्ड केस होगा वो क्या होगा, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन required 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे मैंने गिव्स के बदले में क्या शब्द यूज किया है, रिक्वायर्ड। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बोथ आर रिएक्टेंट्स। तो दोनों जब रिएक्टेंट है तो हमें रिक्वायर्ड शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, इन ऑर्डर
to produce 2 mole of NH3। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको ध्यान ये देना है कि जब भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी ना, तो वो मोल रेशियो में चीजें कैरी आउट होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग मोल रेशियो की बात करते हैं, मोल रेशियो, ठीक है, तो ये जो मोल रेशियो है वो आपको कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे N2 है, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे NH3 है। तो जब आपके पास में नाइट्रोजन का 1 मोल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन ऑब्वियसली 3 मोल होगा और उसके करस्पॉन्डिंग अमोनिया 2 मोल होगा। तो अगर आप रेशियो प्रपोर्शन में, जो मैथ्स का एक टॉपिक होता है रेशियो प्रपोर्शन, अगर उसमें आप कंफर्टेबल हैं तो यहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन मैंने लिखा है कि नाइट्रोजन का अगर मोल 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन 3 मोल होगा और उसके करस्पॉन्डिंग अमोनिया विल फॉर्म 2 मोल्स। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस या स्टाइकियोमेट्रिक रिलेशंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारा का सारा जो डिसीजन हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, कोफिशिएंट के बेसिस पे हो रहा है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बेसिस पे हो रहा है, इसलिए इस टॉपिक का नाम ही स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस है। ओके, नाउ ये तो मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया। अब क्वेश्चन कैसा आता है वो काम की बात समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मान लो रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने पिक किया है कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको अमोनिया का कितना प्रोडक्शन होगा, ये बात आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें जब भी इसका सॉल्यूशन करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और वो भी बैलेंस होनी चाहिए। N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशंस को यूज करेंगे। फर्स्ट रिलेशन क्या है कि 1 मोल नाइट्रोजन क्या बनाएगा, 2 मोल NH3 बनाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 3 मोल नाइट्रोजन हमारे पास है, 3 मोल नाइट्रोजन। तो इसकी मदद से हम कितने मोल अमोनिया बना सकते हैं, देखो 1 से अगर 2 मोल बन रहा है तो 3 से कितना बनेगा, 6 मोल बनेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो दुकानदारी है, कुछ मतलब नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आप दुकान पे गए, एक पेन का प्राइस 2 रुपया है, तो 3 पेन आपको खरीदने तो कितना पैसा लगेगा, 6 रुपया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। अब दूसरी चीज, क्योंकि अकेला ये डिसाइड नहीं कर सकता, अकेला नाइट्रोजन डिसाइड नहीं कर सकता प्रोडक्शन कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन होगी तो सामने आपको 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तब जाके ये काम बनता है। तो दूसरा रिलेशन से हम लिखेंगे, दूसरा वाला रिलेशन क्या आएगा, 3 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, जब आपके पास में 3 मोल हाइड्रोजन होगा तब जाके आपको क्या मिलेगा, 2 मोल अमोनिया मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने मोल है, 6 मोल है। तो देखो भाई, 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 मोल हाइड्रोजन का प्राइस हम निकाल लेंगे तो कितना होगा, ये 2/3 होगा। और अगर 6 है तो ये कितना होगा, 2/3 इंटू 6, तो ये कितना बनेगा, 4 मोल NH3। ठीक है, तो ये बनेगा 4 मोल NH3। अब एक बात समझिएगा कि नाइट्रोजन का जब भी 1 मोल होगा ना तो उसके सामने आपको हाइड्रोजन कितना चाहिए, 3 मोल चाहिए। सो यहाँ पे जो अमोनिया का प्रोडक्शन होगा ना वो कितना होगा, तो इतना होगा। इतना बनने के बाद में हाइड्रोजन हो जाएगी खत्म। तो हाइड्रोजन खत्म हो गई,
तो यहाँ पे तो ये 6 मोल बना के दिखा रहा है। तो 6 मोल तो तब बनते जब आपके पास में हाइड्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में होती, क्योंकि कोई भी एक बंदा डिसाइड नहीं कर सकता प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 मोल अमोनिया विल बी योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है ना खत्म हो गई है, हाइड्रोजन कंज्यूम हो गई है। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, सिंस हाइड्रोजन इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, हाइड्रोजन क्या है, कंप्लीटली कंज्यूम हो गई है। एंड ये हाइड्रोजन क्या है, रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन को स्टॉप, देखो ये अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अनलिमिटेड होते तो अमोनिया का जो प्रोडक्शन है वो अनलिमिटेड तरीके से चलता रहता। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे खत्म हो गया पहले, तो क्या होगा, हाइड्रोजन ने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया। तो जो भी रिएक्टेंट रिएक्शन को स्टॉप कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो उसको हम लोग ने क्या बोल दिया है, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि कभी भी आप किसी दो रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको अनलिमिटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई भी एक रिएक्टेंट लिमिटेड क्वांटिटी में हो, कम क्वांटिटी में हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो रिएक्शन को वहां पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो एक नया शब्द आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलेंगे, द रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट which can stop the formation of product due to its limited quantity। ठीक है, सो रिएक्टेंट का वो वाला पार्ट, ठीक है, रिएक्टेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो रिएक्शन को रोक देगा, ठीक है, स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। तो हमारा जो पिछला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको लिमिटिंग रिएजेंट कौन मिलेगा, हाइड्रोजन। बिकॉज हाइड्रोजन ने क्या करा, जो है 4 मोल बनाया, दिस इज लेस क्वांटिटी कंपेयर टू 6 मोल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 4 मोल इज अ लेस क्वांटिटी कंपेयर टू 6 मोल। सो अगर हाइड्रोजन की वजह से सिर्फ 4 मोल अमोनिया बन रहा है और नाइट्रोजन की वजह से 6 मोल बन रहा है, लेकिन नाइट्रोजन की वजह से 6 मोल तब बन रहा है जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल होती है। हाइड्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज द आइडिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा और प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया कितना होगा वो किस तरह से डिसाइड होगा। ठीक है, सो दिस इज द टोटल आइडिया अबाउट द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन और लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो, हर बार आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अमोनिया का मोल आपने निकाल लिया। ठीक है, सो उस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना मिला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया आपको मिल गया 4। तो हो सकता है वो आपको वेट भी पूछे, तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास दैट इज 17। NH3 का जो मोलर मास होता है 17 होता है, 14 प्लस 3। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 68 ग्राम। सो अमोनिया कितना बनेगा, 68 ग्राम। तो आपको ऐसे वेट भी पूछ सकता है और आपको नंबर ऑफ एटम भी पूछ सकता है। तो सपोज आपको पूछे कि नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल बताइए, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे। यहाँ पे आपको 4 मोल पता है, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर।
और अगर आपसे पूछे कि एटम्स कितने होंगे, तो एटम्स होंगे 4 इंटू Na मल्टीप्लाई बाय एक में कितने एटम है 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। So this is coming out to be 16 into Na. So 16 into Na atoms are being produced through this particular stoichiometry or reaction. ठीक है, ये चीज आपको इस तरीके से डील करना है। ठीक है, now let's talk about one more example for better clarity. Suppose आपको कहा जाए कि आयरन है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है एंड वी आर गेटिंग Fe2O3। अब मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से 2 मोल ऑफ आयरन react with 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल्स ऑफ Fe2O3। तो इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। Sir, can you tell the molecular weight of Fe? Molecular weight is not required because already mole is given. Why do you need molecular weight? यहाँ पे सिंपल आपको मोल ही पूछे, ठीक है, और वैसे आपको याद रखना है Fe56 होता है, ठीक है, बट molecular weight is not required. अभी मैं आपको सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, काफी सिंपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंस आप करोगे तो काम चलेगा, ठीक है, बिना बैलेंसिंग के काम नहीं चलेगा। तो जिन लोगों को बैलेंस करने में दिक्कत है वो बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करें क्लास 10 में, जो चैप्टर 1 है केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शंस, उसके अंदर बैलेंसिंग वाला पार्ट दिया हुआ है। आप ट्राई करो, उसको प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, हो जाएगा। ओके, तो पता चल गया आपको कौन एलआर होगा इसमें? नहीं पता चला है तो कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे ऑड नंबर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को मैं इवन नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है। तो अब ये इवन नंबर हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, तो आई कैन प्लेस 3 ओवर हियर, ठीक है। और अब Fe कितना हो गया 4, तो मैं सेफली यहाँ पे 4 पुट कर सकता हूँ। क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है ना? रिएक्शन अब बैलेंस हो गया। तो अब आप यहाँ से रिलेशन बनाना शुरू कर सकते हैं। क्या बनाओगे कि अगर आपके पास 4 मोल Fe होगा तो वो क्या करेगा, सामने 2 मोल क्या बना देगा, Fe2O3 बना देगा, ठीक है। तो 4 से हमें 2 मोल मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ 1 मोल Fe से मुझे कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 1/2 मोल, ठीक है, Fe2O3। अब हमारे क्वेश्चन में तो 2 मोल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको करना है 2 मोल Fe, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, 1 मोल Fe2O3। तो हमें एक आंसर यहाँ से ये मिल गया है, ठीक है। अब दूसरे वाले से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 मोल ऑक्सीजन है, तो आप लिख सकते हैं 3 मोल
O2 क्या करेगा, सामने 2 मोल क्या बनाएगा, Fe2O3 बनाएगा। अब अगर 3 से 2 है तो 1 मोल ऑक्सीजन क्या करेगा, 1 मोल ऑक्सीजन करेगा 2/3, और हमारे क्वेश्चन में तो लिखा है 10 मोल, तो हम क्या करेंगे 10 मोल से निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 मोल O2 से कितना बनेगा, 2/3 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 20/3 मोल Fe2O3। अब यहाँ से आंसर इतना आ गया। अब इसमें से छोटा वैल्यू कौन सा है, वही हमारा आंसर होगा, तो छोटा वैल्यू है ये वाला, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में LR कौन है, तो LR हमें पता चल गया Fe है, क्योंकि Fe है पहले खत्म हो गया, जिसकी वजह से, क्योंकि Fe के हमारे पास 2 ही मोल थे, 2 मोल की वजह से 1 मोल Fe2O3 बना, उसके बाद में Fe के मोल हो गए खत्म। अब अकेला ऑक्सीजन तो Fe2O3 नहीं बना पाएगा, तो फिर जो एक्सेस क्वांटिटी होगा वो बचा रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया है वो आ गया है 1 मोल Fe2O3 बनेगा। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट का आंसर आ गया है 1 मोल, ठीक है, तो ये 1 मोल बन जाएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि ऑक्सीजन का कितना हिस्सा अनरिएक्टेड रहा, तो अगर मान लो कि इसका 1 मोल ही बनाना था, तो इसके कितने मोल यूज होंगे, देखो ऑक्सीजन और Fe2O3 का जो मोल रेशियो है वो क्या है, यहाँ पे 3 है तो सामने कितना है 2 है। अगर सामने मुझे 1 करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1.5 मोल, तो 1 मोल अगर Fe2O3 बना हो तो सामने 1.5 मोल क्या होगा, ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, तो ये हो गया ऑक्सीजन O2 यूज्ड। तो हमारे पास में अनरिएक्टेड कितना होगा, अनरिएक्टेड होगा 10 मोल में से 1.5 ही यूज हुआ है, तो अब आप बोल सकते हैं 8.5 मोल रिमेन्स अनरिएक्टेड, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको है ना बहुत सिंपल तरीके से आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो एक सिंपल सा मेथड है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने ये चीजें इस तरह से सॉल्व करना है। सपोज आपको बोले कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, ठीक है, तो करना कैसे है, जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि लेट्स से 9 मोल हाइड्रोजन, ये सिंपल एग्जांपल भी ले रहा हूँ मैं ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। रिएक्ट कर रहा है, react with let's say 4 mole NH3, sorry N2 to form NH3, ठीक है। अपने को बोला है आइडेंटिफाई एलर, ठीक है। दूसरा है मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म। अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होगा, N2 plus 3H2 gives 2NH3, ठीक है। अब मेथड हमें जो फॉलो करनी है वो क्या करनी है, हमें लिखना है T=0, T=0 मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो उस टाइम पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 9 मोल है, और नाइट्रोजन कितने हैं 4 मोल, ऐसे आपको लिखना है,
ठीक है। और ये कितना बना है, अभी ये बना ही नहीं है, तो अभी हम इसको लिखेंगे 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 0। ठीक है, ये चीज हमने लिखी। उसके बाद में हमें क्या करना है कि इनका जो कोफिशिएंट्स है वो डिवाइड करना है। तो 4 से आप डिवाइड करिए, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, तो 4 डिवाइडेड बाय 1, ये हमारा नाइट्रोजन का केस हुआ। और हाइड्रोजन में हमारे पास कितना है 9 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कोफिशिएंट यू कैन चेक फ्रॉम हियर, कितना है 3 है। तो अब इसको सॉल्व करके देखो, ये कितना आ रहा है 4, इसको सॉल्व करके देखेंगे ये कितना आ रहा है 3। इन दोनों में से छोटा वैल्यू कौन सा है, ये वाला। तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, Lr हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का आंसर क्या आ गया, हाइड्रोजन। क्लियर है बात। कैसे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, जो भी आपको मोल दिया है T=0 पे, उस मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने कोफिशिएंट्स लिए हैं, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, उससे डिवाइड किया है, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है, उससे डिवाइड किया है, और फिर वैल्यू देखा है, जो भी छोटा नंबर है दैट वुड बी आर लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कितना अमोनिया बना, तो क्या करने का है, देखो यहाँ पे 4 में से कुछ टाइम के बाद में रिएक्शन कंप्लीट होगा, T टाइम के बाद में, तो 4 में से x कम होगा क्योंकि यहाँ पे एक कोफिशिएंट है, और 9 में से 3x कम होगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, और ये बनेगा कितना 2x बनेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है 3, और अगर x की वैल्यू 3 मिल रही है तो अमोनिया कितना बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट विल गिव यू 6 मोल। तो 6 मोल अमोनिया बनेगा। और अब देखो हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, तो नाइट्रोजन तो खत्म नहीं हुआ है, तो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन कितनी आएगी, तो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन 4 माइनस 3, so that is 1 mole. तो ये बहुत आसान तरीका है टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट, टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट एंड टू कैलकुलेट प्रोडक्ट फॉर्मेशन का क्वांटिटी कितना है एंड कितना अनरिएक्टेड वो रहेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको तीनों आंसर मिल गए। देखो लिमिटिंग रिएजेंट आपको ये वाले तरीके से मिल जाएगा, फिर अमोनिया कितना बनेगा, तो जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसकी वैल्यू को आपको 0 रखना होगा, वहां से आपको x मिल जाएगा, और फिर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये मिल गया अमोनिया का मोल, और अनरिएक्टेड N2 जो है वो 4 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 3 है, तो 1 मोल आपको अनरिएक्टेड नाइट्रोजन मिल गया। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्टली सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, so this is how you can solve this. I guess it is clear to everyone. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। अब आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं लिमिटिंग रिएजेंट के। ठीक है, तो आज मैं ग्रुप के अंदर 2-3 न्यूमेरिकल डाल दूंगा, वो आपको सॉल्व करके आना है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस। ठीक है, Okay, तो sir. बहुत Okay. ज्यादा आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कीपिंग दैट इन माइंड कि अभी आप शुरुआती फेज में हैं, स्टार्टिंग फेज में हैं, तो अभी आपको मैं अगर 20-25 क्वेश्चन दूंगा तो आपसे सॉल्व होंगे नहीं, फिर आपको डर लगने लगेगा, और इस वजह से क्या होता है बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मोरल डाउन नहीं होना चाहिए कभी भी। स्टार्टिंग फेज में क्या होता है थोड़ी डिफिकल्टी आपको फील होगी, लेकिन एज टाइम पासेस आपको कंफर्टेबल हो जाएगा ये सब्जेक्ट भी। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट में आपने देखा होगा कि इसमें हो क्या रहा है, केमिस्ट्री तो है, साथ में मैथ्स भी अंदर आया हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली केमिस्ट्री के साथ साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैथ्स मर्ज हो गई है, मिक्स हो गई है। तो जिसकी वजह से जो लोग मैथ्स से भागने की कोशिश कर रहे थे
और मैथ से भाग के बायो में जा रहे थे, उनको समस्या आएगी। ठीक है, तो मैथ से आपको भागना नहीं है, आपको कोशिश करनी है कि किस तरह से हम उससे लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम हियर टू गाइड यू। ठीक है, तो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और जिनको भी थोड़ा बहुत भी डिफिकल्टी है, ये मैं यूट्यूब पे वापस अपलोड कर दूंगा, आप इसको दोबारा से एक बार दो बार देख लो। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहला वाला जो तरीका है वो बोर्ड के स्कूल के आंसर राइटिंग के लिए हेल्पफुल है। जो सेकंड मेथड है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज को डील करने का। ठीक है, क्योंकि सेकंड मेथड को आप बोर्ड में लिखेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी उठा के देखना, उसके